एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में व्यंजन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। ये हमारा व्यंजन का पार्ट 2 है जिसमें हम अभी तक से हलंत अजंत तक कंप्लीट कर चुके थे। आप पिछले वाले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, वापस तभी समझ आएगा आपको ये वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़े हैं कि व्यंजन के हमारा टोटल जो व्यंजन होता है वो 39 होता है, जिसमें से हमारा जो कितना पार्ट होता है वो है हमारा 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन होता है। 13 आउट ऑफ 39 25 जो है हमारा स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, इसमें से हम अभी इस स्लाइड में हम लोग स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन मतलब होता है टच, है ना। स्पर्श मतलब होता है टच, प्रकृति का स्पर्श। हाँ, तो जो हमारा क ख ग घ जो शुरू होता है म तक जो है हमारा पहला जो वर्ग है, देखिए यहाँ पे जो हमारा क से ये क वर्ग, क से नीचे, क से क च ट प त प नीचे आइए। जो पहला वाला है इसको इसमें नीचे आइए, क च ट त प, ये वर्ग है, ये अलग अलग वर्ग है। क वर्ग में क्या आता है? क ख ग घ ङ। च वर्ग में आता है च छ ज झ य। ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में आता है त थ द ध न। प वर्ग में आता है प फ ब भ म। ठीक है, अब ये हम उच्चारण कर रहे थे तो मेरे मुंह से हवा का एक जगह से टकराव हो रहा था। जिस जगह से टकराव हो रहा था ना, जहाँ पे टच हो रहा था हवा, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़े हैं। पहले एक बार हम स्पर्श व्यंजन का परिभाषा देख लेते हैं। जिन व्यंजन का उच्चारण में हवा मुख से किसी न किसी भाग को छू कर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अब हम क वर्ग का बात करें तो क वर्ग में जो हवा है कहाँ टच हो रही है? कंठ में। अब बोलिए, क ख ग घ अंग। च वर्ग में कहाँ टच होता है? तालु में। तालु होता है जो हमारा ऊपर वाला जो दांत है ना, उसके ठीक हल्का सा पीछे जाइए, वो होता है हमारा तालु। च बोलिए, जैसे हम लोग च बोले, च में जो आपका लिप्स है, जो लिप्स नहीं सॉरी टंग जो है आपका, टंग जहाँ टच हो रहा है, च बोलिए, च छ वही है तालु। जहाँ पे टच हो रहा है ना, वही है तालु। तो कभी कभी उच्चारण स्थान बोलता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तो आप देख लीजिए, आप करके देखिए तो आपको याद रहेगा। च छ ज झ य। तो आपका वो ऊपर वाले दांत के पीछे वाला वो तालु है। ट में मूर्धा बोले ना, ट पहले भी हम डिस्कस किए हैं ये पहले वाली वीडियो में भी, कि जो ट है आपका लिप्स, आप बार लिप्स, टंग को लिप्स कह दीजिए, टंग जो ट है, ट में आपका जो टंग है वो पूरे जहाँ पे रोल होके जहाँ पे टच हो रहा है ना, जहाँ पे उसका जो टी पॉइंट जहाँ पे टच हो रहा है वो है मूर्धा। ट ठ ड ढ ण। त में आप त जब बोलेंगे तो आपका जो जीव है वो दांत पे लग रहा है, इसीलिए इसको दंत, इसका जो उच्चारण स्थान है दंत है। त थ द ध न। प में होठ है। बिना देखिए, जो उसका उच्चारण स्थान है, बिना उसके यूज किए आप उसका उच्चारण ही नहीं कर सकते। प फ ब भ म। ये हमारा पहला जो वर्ग है, पहला है क वर्ग है, दूसरा च वर्ग है, तीसरा ट वर्ग है, चौथा त वर्ग है और पांचवा प वर्ग है। और अगर हम ऊपर से नीचे आए तो पहला हमारा आता है प्रथम वर्ण, क से लेके प तक। नीचे आइए, यहाँ देखिए प्रथम वर्ण में देखिए क च ट त प, ये क्या है? प्रथम वर्ण। द्वितीय वर्ण में देखिए ख छ ठ थ फ, ये द्वितीय वर्ण है। तृतीय वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है और पंचम वर्ण है। पीरियोडिक टेबल याद आ गया मेरे को। पंचम वर्ण का भी कुछ स्पेशल क्वालिटी है, कुछ बात है उसमें, कुछ नोट करने वाला, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। इसका टोटल काउंट कर लीजिए। देखिए, ऊपर से 5, इधर से ऊपर से लेफ्ट से राइट 5 और अप से डाउन 5, तो हो गया टोटल 25। तो हमारा स्पर्श व्यंजन कितना है? 25 है। ये सारे व्यंजन में टच हमारे मुंह से जो हवा निकलता है वो किसी न किसी मुंह के एक पार्ट से हवा टकरा के निकलता है, इसलिए इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे में
जो हमारा कभी कभी ना ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो हमारा जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में स्पर्श व्यंजन का सीक्वेंस क्या है, मतलब किस तरह से वो अरेंज है, जो स्पर्श उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान का क्रम बताइए। तो हमारा उच्चारण स्थान का क्रम क्या है, पहला देखिए क है, क कहाँ है, कंठ है, उसके बाद है तालु, उसके बाद है मूर्धा, फिर दंत, फिर होठ। ठीक, ये याद रखिएगा। हमारा जो जैसे हमारा मुंह है, हमारे पास अगर हम अंदर से ऊपर की तरफ आए तो पहले हमारा कंठ है, उसके बाद हमारा क्या है, मूर्धा है, मूर्धा के बाद हमारा तालु है, फिर दंत है, फिर होठ है। तो हमारा मुंह जिस तरह से है उस तरह से पर हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि जिस तरह से हमारा माउथ का अरेंजमेंट है उस तरह से हमारा स्पर्श व्यंजन भी है, पर नहीं, हमारा जो तालु है, तालु बाद में आता है मूर्धा से, पर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है कंठ के बाद तालु आ जा रहा है, तो वो नहीं है। हमारा इसका सीक्वेंस क्या है, पहले कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, फिर दंत है, फिर होठ है। इस सीक्वेंस आ सकता है क्वेश्चन, आया हुआ भी है। तो देख लीजिए कहाँ है हमारा कंठ, जो हम बनाए हैं ना, ये हाड़ की तरह, ये हाड़ नहीं है, ये हमारा जबड़ा है, जो जॉ है, और ऊपर का जॉ लाइन है। इस जॉ लाइन में दांत है, बहुत सारे दांत बना दिए, इतना दांत तो नहीं होता, पर हाँ ये दांत है सारा। उसके बाद जो कंठ है वो सबसे पहले कंठ है, उसके बाद जो ऊपर का जो हल्का कर्व की तरह होता है, कनकेव टाइप जो होता है, वो हमारा मूर्धा है। उसके बाद दांत के जस्ट थोड़ा सा पीछे, जब हम च बोल रहे थे, जब हम देखिए तालु में, वापस बोलिए, तालु में देखिए च लिखा हुआ है ना, जो हमारा च छ ज जो बोले थे, जो हमारा जो जीव है जहाँ पे टच हो रहा था, तालु में टच हो रहा था, वो हमारा तालु है। उसके बाद हमारा आता है दंत, हमारा दांत। उसके बाद हमारा आता है लिप्स, बाहर, सबके बाहर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आए तो हमारा क्या सीक्वेंस होगा, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, होठ। और इसमें क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ, मतलब हमारे मुंह से और स्पर्श व्यंजन का सीक्वेंस मैच नहीं करता। चलिए हो, हम लोग डिस्कस कर लिए अभी हम स्पर्श व्यंजन का टोटल कितना संख्या होता है, 25। ये आपसे पूछ सकता है, ट वर्ग में कुछ स्पेशल उच्चारण स्थान पूछ सकता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ सकता है, सीक्वेंस पूछ सकता है। क्वेश्चन जब आगे डिस्कस करेंगे तो आप देख लीजिएगा इसमें इससे कोई कितना क्वेश्चन फ्रेम हो जा रहा है। अब आता है हमारा पंचम वर्ण। ये देखिए पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण है ना, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ और पंचम वर्ण। पंचम वर्ण में कभी कभी जो प्रोनाउंसिएशन में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आता है कि ण, य, न, म कैसे बोलेंगे। तो इसका पता है, ये ना, इसका जो उच्चारण है ये अंगा होता है। अंगा जो अनुस्वर है ना, अंगूर से जो अंगा होता है वो अंगा, पर मुँह से अलग अलग जगह पे टच होने के कारण ये इसका साउंड जो निकलता है वो अलग निकलता है, पर यूज़ एक तरह से होता है। ये हम आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे, देखिए दिखाते हैं। देखिए पंचम वर्ण में जो आता है अंगा, या, ण, न, म, साउंड एक ही है, अंग ही है, इसका उच्चारण अंग ही है, पर अंग नहीं है। हम लोग बोलते हैं अंगा बोलते हैं, पर अंग ऊपर ही रह जाता है, अंदर ही रह जाता है। इसमें नाक यूज होता है, अनुस्वर। तो ये इसका जो उच्चारण, हम लोग जो जगह बदल देते हैं ना, जब उच्चारण स्थान बदल दे रहे हैं, जैसे क में कंठ से बोलते हैं तब हमारा साउंड अलग निकल रहा है, जब हम लिप्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारा साउंड अलग निकल रहा है, जब हम दांत यूज़ कर रहे हैं तो हमारा साउंड अलग निकल रहा है, पर यूज़ एक ही तरह से हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कंठ में। देखिए कंठ में हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं कंठ, और इधर भी लिखते हैं कंठ। ये है गंगा, संस्कृत में कभी कभी गंगा ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये भी गंगा है और ये भी गंगा है, सही है, दोनों ही सही है। चंचल इस तरह से भी, इस तरह से भी है। देख रहे हैं ना, दोनों हर जगह क्या है, जो हम लोग अंग यूज़ किए हैं, जो देखिए अंगूर वाला जो मात्रा है हर जगह यूज़ हुआ है। संबंध, देखिए संबंध में भी म में भी यही बिंदु यूज़ हुआ है, और न, आधा न में भी यही बिंदु यूज़ हुआ है। तो आखिर तो एक ही हो रहा है ना, एक ही तरह से यूज़ हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग देख रहे हैं ना, एक ही तरह से यूज़ हो रहा है, पर इसका जो साउंड अलग निकलता है, इसलिए निकलता है क्योंकि हम लोग इसका उच्चारण स्थान बदल देते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट, वापस यही हो गया। अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमारा क्या आता है, ऊष्म नहीं आता है, अंतस्थ आता है ना। पहले इसमें क्या दे दिया है, ऊष्म दे दिया, अच्छा अंतस्थ देख लेते हैं, अंतस्थ इधर होगा। अब हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण, अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा पहले देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें
अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है और अंतस्थ व्यंजन के वर्ग में कौन कौन सा व्यंजन आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हम लोग जनरली प्रैक्टिकल करके समझ नहीं पाते हैं कि कैसे ही स्वर और व्यंजन के बीच में आता है, पर आप याद रखिएगा। कुछ चीज़ होता है ना, प्रैक्टिस से आता है बहुत। जब हम लोग, क्योंकि हम लोग को देखिए इसमें हिंदी में हम लोग को मास्टर्स तो नहीं करना, पीएचडी नहीं करना, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं हिंदी, बेसिक ग्रामर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उसको क्रैक करने के लिए, उसको पास होने के लिए, तो इतना मोर देन सफिशिएंट है, करके रखिएगा। हमारा पर्पस वीडियो बनाने का यही है कि हमारा जो बेसिक हिंदी है, हिंदी ग्रामर है, वो हम लोग कवर कर लें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या कौन कौन सा व्यंजन आता है, एग्जाम्पल नहीं, चार होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, य, ड़, ल, व। ठीक है, इसमें इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, य, ड़, ल, व का। य का है तालव्य, तालु जिसको हम बोलेंगे तालु। तालु हम पहले ही बताए हैं, तालु क्या होता है, दांत के ऊपर में से, दांत से थोड़ा पीछे आइए। ड़ में दंत मूल भी है, मसूड़ा भी है, ड़। ल, व। ल का क्या है, दंत मूल, मसूड़ा, उच्चारण स्थान। ल का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान क्या है, व का ऊपर के दांत और निचला होठ, व। आप देखिए जब व बोलिए, व आपका ऊपर का दांत और नीचे वाला होठ एक दूसरे से टच हो रहा है। अब यहाँ पे आता है हमारा लुंठित वर्ण कौन सा होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। लुंठित वर्ण किसे कहते हैं और पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं। लुंठित वर्ण क्या होता है, देखिए सुनिएगा ध्यान से। अगर आपका जो जैसे र बोलते वक्त जैसे आपका जो जीव है वो ऊपर जाए और फिर झटके से बाहर आए, मुड़ जाए, पहले मुड़ के वो मूर्धा से टच हो और फिर झटके से बाहर आए, बाहर की तरफ आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लुंठित वर्ण। ड़ बोलते वक्त आप ऐसा, र बोलते वक्त आपका टंग ऐसे ही होता है। और पार्श्विक वर्ण क्या होता है, ल। जब आप जिस स्वर्ण का उच्चारण करते वक्त आपके ल बोलिए, ल जब आप बोल रहे हैं तो आपके लिप्स के दो साइड में, जो माउथ है आपका, माउथ के दो साइड से हवा, दोनों साइड से हवा निकल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक वर्ण। तो पार्श्विक वर्ण किसको बोलते हैं, ल को बोलते हैं, और लुंठित वर्ण किसको बोलते हैं, ड़ को बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और य और व अर्ध स्वर होता है। हालांकि ये चारों ही अर्ध स्वर में आते हैं, अर्ध स्वर में आ जाते हैं, पर कुछ क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम किया हुआ है जिसमें बोलते हैं, इसमें चारों ऑप्शन देते रहे, इसमें पूछ रहे अर्ध स्वर कौन सा है। तो देखिएगा, हाँ क्वेश्चन हम ले लिए हैं, इसमें देख लेते हैं, लिए तो थे, एक मिनट। ये देखिए, निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को, अंतस्थ व्यंजन को, ऊष्म व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन को। किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को कहते हैं। बी नंबर का आंसर, वन का बी नंबर हो जाएगा। इसमें देखिए य, ड़, ल, र, य, व और र, ये चारों ही अंतस्थ व्यंजन में हम लोग पढ़े हैं ना, पर इसमें से जो आंसर हमारा होगा य और व, क्योंकि हम लोग क्योंकि जो र है, ये दोनों में र आ रहा है, ये लुंठित वर्ण है। तो कभी कभी क्वेश्चन पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम योग, किस तरह से पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी डाउट होता है, पर इसका आंसर य और व होगा, क्योंकि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा डालें, क्योंकि मेटिकुलसली चेक किया जाए तो कभी कभी आंसर इसका ये निकल जाता है, ध्यान से। तो ये देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे कहाँ गया, ये आगे पीछे जो हो जाता है ना, हाँ, य और व क्या है, अर्धस्वर है, और बाकी जो र और ल है लुंठित वर्ण है और पार्श्विक वर्ण है। अगर आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहले क्वेश्चन जब देखिएगा, क्वेश्चन तो समझ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए, आंसर जो होगा, मोस्टली जो आंसर होता है एक ही आंसर होगा ना। तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि चारों में से कोई आंसर नहीं है, या फिर लग रहा है चारों ही आंसर है, तो एक बार देखिए कि क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन किसी और बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, ऑड वन फाइंड करके देख लीजिए। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना, तो कुछ जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या आता है, ऊष्म व्यंजन का पहले ऊष्म व्यंजन में हम लोग पहले उसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में से हवा मुख से किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले। ऊष्म मतलब क्या होता है, हीट,
और जब भी कोई चीज़ फ्रिक्शन होता है, जब एक दूसरे से घर्षण 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 फ्रिक्शन होता है, सॉरी मैं बोल नहीं पाया, हमको घर्षण और घसरण में घर्षण ही होता है शायद, हाँ। फ्रिक्शन जब होता है दो बॉडी का, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, ऊष्मा प्रोड्यूस होता है, ऊष्मा ऊष्मा होता है, हीट निकलता है। तो जब भी कुछ किसी ध्वनि के आवाज़ में अगर मुंह से फ्रिक्शन हो या फिर हवा निकले, गर्मी निकले, गर्मी प्रोड्यूस हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या हमारा जो वर्ण है, व्यंजन जो है हमारा श, तालव्य स, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व और ह, ये हमारे किस में आता है, ऊष्म व्यंजन में आता है। इसके उच्चारण के समय मुंह से हवा निकलता है, गर्मी प्रोड्यूस होता है, और जो हमारे जो निकलता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है हमारे मुंह में। जहाँ से हवा निकलती है ना, उस जगह से फ्रिक्शन होने के बाद निकलती है, और फ्रिक्शन होने के कारण गर्मी प्रोड्यूस होता है। कभी कभी हम लोग तालव्य स्व और मूर्धन्य स्व में बोल नहीं पाते कि कैसे समझेंगे और कैसे बोलेंगे, तो ये आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। धीरे जैसे जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा समझने लगेंगे। जितना हम हिंदी लिखेंगे, हिंदी बोलेंगे, कुछ प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगा। तो तालव्य स्व का हमारा उच्चारण स्थान तालु है, मूर्धन्य का मूर्धा है, स्व का दंत मूल है, दांत से दंत स्व बोलते हैं, और ह का हमारा स्वर कंठ के भीतर से ह निकलता है, ह स्वर यंत्र में। अब हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। देखिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त से देख के पता चल रहा है कि हम लोग संयुक्त स्वर भी पढ़े थे ना, मूल संयुक्त मूल स्वर और मूल दीर्घ स्वर पढ़े थे, आप वीडियो में देखिएगा, पिछले वाले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो डिस्कस किए हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो व्यंजन का परिभाषा देख लीजिए, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन को मिलाकर एक नया व्यंजन जब हम बना रहे हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इसमें आता है हमारा क्षत्रिय छ, त्र, ज्ञ, श्र। क्षत्रिय वाला जो छ है ये किस दो व्यंजन से मिलकर बना है, क और श से। कक्षा बोलते हैं ना, कक्षा में क्षत्रिय वाला छ यूज होता है, क और श से मिलकर बना है। कभी कभी हम लोग इसमें बोलते हैं कि हलंत क्या दोनों में लगाया जाए कि एक में ना लगाया जाए। अगर छ में, क्षत्रिय वाला छ में अगर हलंत लगा हुआ है तो आप फिर दोनों में हलंत लगाइए, और एक ठो में अगर नहीं लगा हुआ है, अगर नीचे में देख रहे हैं एक ठो में अगर नहीं लगा हुआ है, क्षत्रिय में अगर हलंत नहीं लगा, इसका मतलब इसके अंदर स्वर प्रेजेंट है, स्वर है, और जब स्वर है तो आपको श ऐसे ही रख लेना है और क में हलंत लगाना है। त्र में क्या है, त और र दोनों में हलंत लगा हुआ है, त और र को मिला के हमारा त्र बना हुआ है। य, ज और य से मिलके हमारा ज्ञ बना है, श्र, स और र से मिलके बना है। ये हमारा संयुक्त व्यंजन हुआ। अब एक क्वेश्चन हम पहले पूछे थे ना, हाँ इसी वीडियो में पूछे थे सॉरी, कि ऐसा कौन सा वर्ण है या व्यंजन है जिनमें री की मात्रा नहीं लगती। कौन सा है, र। देखिए, अगर र में हम री की मात्रा लगा दें तो कैसे इसको बोलेंगे, प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, री, ररी, ररी, कैसे लग रहा है ना, तो नहीं बोलते। तो कुछ व्यंजन है, इसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, या किया जा सकता है कि इनमें से कौन से वर्णों में या व्यंजनों में से री की मात्रा नहीं लगती। तो उसमें आंसर आता है हमारा, देखिए आंसर आता है र, श्र और त्र। र, श्र और त्र में री का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता, देख लीजिए। श्रृंगार में आप देखिए, अगर ये श्रृंगार है, श्रृंगार का जो अगर हम वर्ण श्रृंगार का अगर वर्ण विच्छेद करें तो श्र जो है, श्र किससे मिलके बना है, श्र से, और यहाँ पे आप देखिए इसमें री लगा हुआ है तो री लगा दिए, और ये जो अनुस्वर है ये अंगल लगा दिए, उसके बाद ग, आ और र और अ। पर अगर ये हम इसके साथ श्रृंगार में अगर ये लगाते ये जो हम बोल रहे हैं कि र के साथ री की मात्रा नहीं लगती, तो अगर हम यहाँ पे अगर त और त्र के साथ अगर ड लगा देते हैं, त्र के साथ अगर लगा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए,
री की मात्रा। तो यही बात हो जाएगा ना, जब हम पढ़ लिए हैं कि री की मात्रा र, श्र और त्र के साथ नहीं लगता, क्योंकि त्र में ऑलरेडी र प्रेजेंट है, श्र में भी ऑलरेडी र प्रेजेंट है। तो जब र के साथ ही नहीं लगता तो श्र और त्र के साथ कैसे लगेगा? इसीलिए हम री की मात्रा नहीं लगाते। किस में नहीं लगाते री की मात्रा? ड़ में, श्र में और त्र में। ठीक है। और श्रृंगार का स्पेलिंग क्या होगा? नीचे वाला, जो हम लोग इसका वर्ण विच्छेद किया, पहला वाला नहीं होगा। पहला वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें र जो आधा लगा दिए पहला वाले में, ऊपर में देखिएगा र जो लगा दिए हैं नहीं लगता, क्योंकि श्र के साथ र ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उसके बाद फिर आप री की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो रड़ी वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग प्रोनाउंसिएट किस तरह से करेंगे, इसीलिए हम लोग पहले वाले में नहीं लगाएंगे। अब हमारा आता है, लास्ट है ये, उच्चिप्त व्यंजन। उच्चिप्त व्यंजन क्या होते हैं? इसे जो हम लोग पढ़े थे लास्ट पर, जो दो ठो पढ़े थे, द्विगुण व्यंजन भी होता है, वो ही हमारा उच्चिप्त व्यंजन है। पहले हम लोग 25 स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके हैं, अंतस्थ व्यंजन पढ़ चुके हैं, चार ऊष्म व्यंजन पढ़ चुके हैं, 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं उच्चिप्त व्यंजन। इनके उच्चारण में क्या होता है? जीव पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे। इसका अगर आपको ऑप्शन में देता है या फिर आप एग्जाम क्वेश्चन में देता है, जिनके उच्चारण में जीव पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके से साथ नीचे को आए, उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं? उसे किस व्यंजन में रखा, किस व्यंजन की श्रेणी में आप डालेंगे? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उच्चिप्त व्यंजन में बोलेंगे। या फिर इसका एग्जाम्पल पूछ देगा आपसे, इनमें से कौन सा उच्चिप्त व्यंजन है? तो आपको पहले तो पता होना चाहिए ना उच्चिप्त व्यंजन क्या है। उच्चिप्त व्यंजन क्या है? पहले आपका जो जीव है वो ऊपर की तरफ जाए, टकराए और फिर झटके से मूर्धा को टच करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारा ट वर्ग है, ये जो हमारा ट वर्ग है, ये उच्चिप्त व्यंजन में आता है। ठीक है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। एक नोट करने वाला बात है कि जो ड़ और ड वाला है, ढ और ढ जो हम लोग इसमें करते हैं, जो पंचम वर्ण में आता है, ये जो हमारा ढ और ड, ये हिंदी में नवीन विकसित व्यंजन है। ये पहले संस्कृत में नहीं, ये संस्कृत से नहीं आया हुआ है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। तो आप एक बार बस जान के रखिएगा। तो यहीं तक रखते हैं हमारा उच्चिप्त व्यंजन तक। इसके बाद हम स्वर व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। थैंक यू।